Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, क्या स्टडी करनी है उनके बारे में। आपने जब कोर्स करोगे, कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, तो ओवरऑल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या रहने वाली है, तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हमने कल मैसेज टेलीग्राम पर डाला था, तो उस बाद हमें एक मैसेज आया कि ये भी बता देना कि स्टेथोस्कोप हमें कौन से कोर्स में यूज़ करना होता है। तो देखिए, स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें, स्टेथोस्कोप आप हर कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। हर छोटे से छोटा कोर्स जो होता है उसमें भी स्टूडेंट स्टेथोस्कोप यूज़ करके फ़ोटो उठा के अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जो भी मेडिकल कोर्स आप कर लोगे उसमें आपको स्टेथोस्कोप दिया। ज़्यादातर इसके यूज़ कहाँ पे होता है, जो MBBS वगैरह करते हैं, चाहे नर्सिंग करो आप, चाहे फार्मेसी करो, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है स्टेथोस्कोप का। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास इन द सेंस कि अगर आपके फादर जो है वो मजदूरी करते हैं, इन शॉर्ट वर्ड्स, तो आपका हर कोर्स जो है वो आपका मुश्किल रहने वाला है। मुश्किल क्या, थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, और अगर आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में करोगे तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है। आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम कोर्सेज को वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले जो कोर्स हमारे पास है दैट्स मेडिकल लैब। इसमें आप BSc भी मेडिकल लैब में कर सकते हैं, और BMLT भी, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, DMLT। तो DMLT में या BMLT में क्या समझाया जाता है, जितने भी हमारी टेस्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, जो भी टेस्ट्स वगैरह होते हैं, उन्हीं को कैसे करते हैं, कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वही आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको ईजिली जॉब लग सकती है अगर आपके पास नॉलेज अच्छी खासी है। नहीं तो आप ईजिली अपनी लैब वगैरह डाल के उसमें आपको लाखों की इनकम महीने की हो सकती है, हज़ारों की इनकम नहीं, लाखों की इनकम। क्योंकि आज अगर आप देखोगे, छोटी सी छोटी बीमारी होगी उसके लिए भी आपको टेस्ट करना होता है, और 500-600 का उसमें टेस्ट हो जाता है। तो फिर देख लीजिए कि दिन में आपके कितने पेशेंट्स आते हैं। तो ओवरऑल इसका भी आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर लेते हैं, दैट्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। दैट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्या होता है कि जो हमारे पास ऑपरेशन सर्जन्स होते हैं, यानी कि सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ पे सर्जरी वगैरह होती है, तो उसके साथ अभी तो वहाँ पे एक डॉक्टर अकेला जाके सर्जरी तो नहीं करेगा, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा और स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ होता है। तो जो थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं उनका क्या काम होता है कि जो सर्जन होता है, जो सर्जरी कर रहा होता है, उसको हेल्प कर लेना है, उसमें जो भी मटेरियल वगैरह उसको ज़रूरत होता है उसको वो प्रोवाइड कर लेने में। और ओवरऑल जब आपके पास इसमें अच्छी नॉलेज हो जाएगी, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ काम कर लोगे, तो आप खुद की भी सर्जरी, जो खुद की मतलब कि खुद भी सर्जरी कर सकते हो। ओवरऑल जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप अपने आप से सर्जरी तो नहीं कर पाओगे, अपना अलग क्लिनिक वगैरह तो नहीं खोलोगे जहाँ आप सर्जरी कर पाओगे। उसके बाद आप किसी डॉक्टर वगैरह के साथ रह सकते हैं, अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाएगी। नहीं तो किसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो। ओवरऑल लैब वगैरह तो आप इसमें खोल नहीं पाओगे। नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर लेते हैं, दैट्स एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया क्या होता है, जब सर्जरी होती है तो बिफोर सर्जरी क्या होता है कि पेशेंट को बेहोश करना होता है। अब सर्जन तो खुद उसको बेहोश नहीं करेगा, तो वो एक काम होता है, वो एक नर्स होती है, यानी कि एक टेक्नीशियन वहाँ पे होता है, जिसको हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन कहते हैं। उसका काम होता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देना, चाहे वो इंजेक्शन के जरिए दिया जाए, चाहे वो किसी और तरीके से दिया जाए, यानी कि पेशेंट को, उसको काम होता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उसको बेहोश कर देना। ये सारा काम जो होता है ये एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में आपको समझाया जाता है, किस तरह से आपने देना है, कितना डोज देना है, कब देना है, टाइमिंग वगैरह। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट को दे दोगे तो बस हो गया, आपको हर 360 डिग्री में आपको उसको देख लेना है, डोज भी देख लेना, ओवर डोजिंग भी नहीं होनी चाहिए। सर्जरी कर दी पेशेंट को, फिर तो उसको होश भी नहीं आ रहा है, या ऐसा नहीं कि आपने डोज कम दिया, सर्जरी करते करते पेशेंट का होश आ गया। तो ये सब कुछ आपको समझाया जाता है। जब आप ओवरऑल जब कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद आप अपनी लैब वगैरह कुछ नहीं डाल सकते, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक वगैरह में जाके जॉब कर सकते हैं किसी डॉक्टर के साथ। नहीं तो आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ठीक है। नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर लेते हैं, दैट्स कार्डियक केयर। तो देखिए, कार्डियक केयर जो हमारा होता है ये डिपेंड होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन के, दैट्स हार्ट। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़, अल्लाह ना बचाए, किडनी डिजीज़ वगैरह, इनमें जो होता है एक स्पेसिफिक एक नर्स होती है जो पेशेंट के साथ होती है। तो उस नर्स को जो है उसी स्पेसिफिक फील्ड दैट्स हार्ट के बारे में पूरी स्टडी करा दी जाती है। जैसे आप कार्डियक केयर करोगे तो आपको हार्ट के बारे में पूरी स्टडी कर दी जाएगी, टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको सिखाए जाएंगे किस तरह से करनी है। तो ये सारा सब कुछ जो होता है ये कार्डियक केयर टेक्नीशियन जो होता है ये करता है। इसका काम क्या होता है कि जो हार्ट के डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ डील करना होता है। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट में कर सकते हैं। रीनल डायलिसिस जो हमारे पास कोर्स है, चाहे इसमें BSc करो, डिप्लोमा कर लो, इसमें क्या होता है कि जो हमारे किडनी होती है इसका काम होता है कि एक्सक्रीट करना, जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, एक्सेस फ्लूइड वगैरह होता है। कभी कभी किसी पेशेंट का जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है या अच्छी तरह से काम नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में जब उसको हॉस्पिटल लिया जाता है
तो डॉक्टर उसके पास कंटिन्यूसली बैठेगा नहीं, तो उसके साथ जो रीनल डायलिसिस टेक्नीशियन होता है उसका काम होता है उसका टेस्ट्स वगैरह करना, वो उसका जो एक्सेस फ्लूइड है उसको रिमूव करने में हेल्प वगैरह कर लेना। तो ओवरऑल जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनके साथ डील करना होता है आपको रीनल डायलिसिस में। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आप जो है प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब कर सकते हैं किसी क्लिनिक वगैरह पर जाके, नहीं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेडिएशन टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी और रेडियोग्राफी। ये तीनों कोर्स जो होते हैं ये कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। इनमें क्या करना होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी डिजीजेस हमारे पास होती है, अल्लाह ना वजह जिस तरह से कैंसर वगैरह होता है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैंसर के बारे में, उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपने एक मेथड पढ़ा होगा, दैट इज रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड पे ही ये सारे तीनों कोर्सेज जो ये डिपेंड होते हैं। इसमें रेडिएशंस वगैरह जैसे एक्सरेज वगैरह यूज करके हम कैंसर का ट्रीटमेंट जो है या कोई बड़ी बड़ी और डिजीज होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो रेडियोग्राफी में आपको एक्सरेज वगैरह भी करने होते हैं। रेडिएशन टेक्नीशियन और रेडियोथेरेपी में ये सारा आपको कैंसर पेशेंट्स के साथ डील करना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की बात कर लें, दैट इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी जब आप कंप्लीट करोगे, फिजियोथेरेपी में क्या सिखाया जाता है आपको कि पेशेंट्स को जो बीमारियां होती हैं उनको मेडिसिन के बगैर हम ठीक करेंगे, कुछ थेरेपीज़ वगैरह करेंगे हम, या कुछ और एक्सरसाइजेज उनको सिखाएंगे जिससे उनको पेशेंट को जो है ये प्रॉब्लम में जो है थोड़ी सी राहत मिल सकेगी। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आप अपना क्लिनिक ईजिली डाल सकते हैं जिसमें आप एज ए डॉक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर मतलब कि ये MBBS डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत नहीं हो। अगर आप इसमें भी बैचलर्स डिग्री करते हैं यानी कि BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो उसके बाद आप अपना क्लिनिक ईजिली डाल के वहाँ पर पेशेंट्स के साथ डील कर सकते हैं। ओवरऑल पेशेंट के साथ डील क्या करना है, उनको जो थेरेपीज़ वगैरह करनी हो, तो काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप आने वाले फ्यूचर में है और करंटली भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कश्मीर में तो इसका कम फ्यूचर है, लेकिन आउटसाइड अगर आप कश्मीर देखोगे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, और फॉरेन में तो इसकी बात ही मत करो, उसमें बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। तो नेक्स्ट कोर्स की यहाँ पे हम बात करें, दैट इज़ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है कि देखिए इसमें जितने भी हमारे बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, MRI एक्सरेज वगैरह, एक्सरे तो छोटा टेस्ट है, MRI वगैरह जितना भी जो बड़ा 10,000 15,000 का टेस्ट होता है वो सारे रेडियोलॉजी में ही होते हैं। और रेडियोलॉजी करने में आपको क्या सिखाया जाता है, जितने भी टेस्ट वगैरह एक्सरेज वगैरह यूज़ करके हम टेस्ट वगैरह करते हैं अपने बॉडी में, MRI वगैरह, तो वो सारे आपको सिखाए जाते हैं इसमें। तो जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आप अपनी लैब डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रख लेना, जब आप रेडियोलॉजी करोगे, जब आप अपनी लैब डालोगे तो इसमें जो MRI मशीन वगैरह होती हैं, जो बड़ी बड़ी टेस्टर्स की मशीन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, 10-10 20-20 लाख की मशीन होती है। वो भी आपने समझ लेना है कि बजट भी उतना होना चाहिए। तभी मैंने आपको पहले बोला अगर आपके फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं करते, मजदूरी करते हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। तो ओवरऑल इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नीड है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नीड है। प्राइवेट लैब्स वगैरह क्लिनिक्स पे भी आप जॉब कर सकते हैं, मतलब नहीं तो बेटर वे इसका होता है अपने लैब डालना है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बी फार्मा BSc नर्सिंग की। तो देखिए जब आप बी फार्मा करोगे इसमें क्या स्टडी कराया जाता है आपको, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स दवाइयाँ हमें कैसे बनानी है, लैब में बनानी है आपने, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, कौन सी मेडिसिन किस बीमारी को लगती है और किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन हमने कितना डोज देना है, ओवर डोज होगा तो क्या बीमारी हो सकती है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कम डोज होगा तो क्या इफेक्ट हो जाता है। ओवरऑल डॉक्टर के बाद जितनी नॉलेज होती है मेडिसिन की, डॉक्टर से भी ज़्यादा अगर हम कहें वो फार्मासिस्ट के पास होती है, क्योंकि फार्मासिस्ट को सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के बारे में ही पूरी स्टडी, उनकी प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ और उसके बाद इसमें साइड इफेक्ट्स वगैरह सारे जो है फार्मासिस्ट को पता होते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। डॉक्टर के बाद अगर अपने आप को कोई डॉक्टर कहे दैट इज़ फार्मासिस्ट, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। जब दवाइयाँ वगैरह या कुछ बनाते हैं तो उसके बाद इनको वही नॉलेज डॉक्टर को सिखानी होती है, डॉक्टर को बतानी होती है कि ये दवाई जो है ये इस काम की आती है, इतना डोज देना है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आप अपना क्लिनिक वगैरह डाल के, यानी अपना मेडिकल शॉप वगैरह डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम इसकी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग की। देखिए BSc नर्सिंग जो होता है ये पेशेंट केयर कोर्स होता है। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में है उनके साथ किस तरह से डील करनी, किस तरह से उनको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उनके मेडिसिन उनको देनी है, इंजेक्शन वगैरह करना है, ड्रिप्स वगैरह सब कुछ वो लगानी है, ये सारा कुछ जो होता है ये BSc नर्सिंग में आपको सिखाया जाता है। यानी कि पेशेंट केयर कोर्स ये होता है। जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको MBBS डॉक्टर बन नहीं पाओगे, तो आपको क्या काम करना, आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पर जाकर जॉब कर सकते हैं। अपना क्लिनिक तो डाल नहीं सकते, आप खुद तो पेशेंट के साथ डील नहीं कर सकते, कोई मेडिकल क्लिनिक वगैरह तो डाल नहीं सकते हैं। आप BSc नर्सिंग के बाद पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी हॉस्पिटल वगैरह में चले जाना है। तो ये थे कुछ कोर्सेज जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कोई कोर्स अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे।